तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट की। दोस्तों इस सब्जेक्ट का हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है और यूनिट थर्ड के ऊपर हम बात कर रहे थे। उसमें भी हम लोगों ने कुछ एक टॉपिक्स को पार्ट फर्स्ट के अंदर डिस्कस कर लिया था। ये यूनिट थर्ड का पार्ट सेकंड है जिसमें इसके हम आगे के और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है, उसका क्या एग्जाम्पल होता है, उसका क्या टेक्निक्स स्टेप्स, ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। देन कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या होती है, कॉम्पिटेंसी मैपिंग के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसका भी एग्जांपल देखा था, उसके स्टेप्स और मेथड्स को देखा था। और करियर डेवलपमेंट ये अभी डिस्कस नहीं हुआ था, तो हम लोग इसके ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो करियर डेवलपमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करियर डेवलपमेंट, व्हाट इज़ करियर डेवलपमेंट? सो एज इट इज़ वेरी क्लियर बाई इट्स ओन टर्म कि करियर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जब भी हम बात करते हैं, तो करियर डेवलपमेंट HRM के अंदर क्या होता है कि जो करियर डेवलपमेंट होता है ना, वो हम अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से ट्रीट करते हैं। एक HR मैनेजर जो होता है, जो एक HR का पर्सन होता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ ऐसा प्लान करता है या फिर ऐसा ट्रीट करता है अपने एम्प्लॉयज़ का कि वो उसके एम्प्लॉयज़ जो है ना, वो मतलब एकदम अपने रोल्स में, सो दैट they can grow in their roles, they can grow in their responsibilities also in terms of money, monetary और non monetary। मतलब उसका करियर का डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि आज हमारे कंपनी में कोई जूनियर एग्जीक्यूटिव ज्वाइन हुआ है तो वो 2-3 साल बाद भी ऐसा जूनियर एग्जीक्यूटिव ही रहेगा। हाँ, हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम पूरा एक प्लान करते हैं ना, कि हम उसका देखते हैं कि उसका हम यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम करते हैं, कि उसका परफॉर्मेंस को देखते हैं कि किस तरीके से वो मतलब अपनी परफॉर्मेंस को दे रहा है, वो सारे काम टाइम पे पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर अगर कहीं गैप्स हैं तो उसके लिए हम क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों को हम देखते हैं, समझते हैं, उसके हिसाब से उसका प्लान करते हैं। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव्स उसको सीनियर एग्जीक्यूटिव पे प्रमोट करते हैं, फिर असिस्टेंट मैनेजर बनाते हैं, मैनेजर बनाते हैं, है ना, AGM। इस तरीके से आगे का हम मतलब एक तरीके का प्लान करते जाते हैं, उसके एक करियर को ग्रो करते चले जाते हैं। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं करियर का डेवलपमेंट। यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ के टर्म्स में जब भी हम बात करते हैं तो उसका करियर का डेवलपमेंट होना चाहिए किसी भी कंपनी में काम करने के दौरान। सो करियर डेवलपमेंट रिफर्स टू द ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग वंस प्रोफेशनल ग्रोथ एंड एडवांसमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, करियर डेवलपमेंट 2 फील्ड में हो सकता है। या तो आप स्टूडेंट लाइफ में अपना करियर डेवलपमेंट कर सकते हो, या तो आप कोई प्रोफेशन में हो, या अगर आप कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो भी वहाँ पर भी करियर का आपका डेवलपमेंट होगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो वहाँ पर भी आप अपना ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी के अंदर कोई काम करते हो, जिस किसी भी कंपनी के अंदर काम करते हो, तो उसकी हम प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। उसकी वो क्या सीख रहा है, वो उसकी किस तरीके से स्किल इन्हेंसिंग हो रही है, उसकी क्या यानी एक लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ाई जा रही हैं, या फिर उसका किस तरीके का डेवलपमेंट चल रहा है। तो उसी चीज़ों को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, करियर डेवलपमेंट, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर गोल्स को सेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, स्किल को इन्हेंस करते हैं, नेटवर्किंग को बनाते हैं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट उसका प्लान करते हैं, करियर का प्लानिंग करते हैं, मेंटोरशिप यानी उसके अंडर में कोई उसके ऊपर कोई मतलब मेंटोर होता है, उसको जो गाइड करता है, उसको सपोर्ट करता है। उसके बाद में हम उसका परफॉर्मेंस का रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि वो परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है या फिर कहीं पर कोई गैप्स है। और फिर उसके अंदर हम ये भी चीज़ें चेक करते हैं कि उसके अंदर एडेप्टेबिलिटी कितनी है, कि उसको कोई भी अच्छी तरीके का चेंजेस हम दे दें, कोई भी एटमॉस्फेयर का चेंज दे दें, या फिर कहीं भी कोई तरीके का कोई शिफ्टमेंट कर दें, तो उससे उसको वो उतना एजाइल है या फिर नहीं, वो चेंजेस को आसानी से अडेप्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद में हम अपने कंपनीज़ में क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को देखते हैं और उसका करियर का डेवलपमेंट करते हैं। करियर के डेवलपमेंट मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी में भी करते हैं। तो हम उसको देखते हैं कि पहले उसको परफॉर्मेंस को उसकी देखते हैं, चेक करते हैं कि हाँ, वो इन सभी चीज़ों को देने के बाद में, उन सभी चीज़ों को करने के बाद में अपना परफॉर्मेंस, अपना बेस्ट आउटपुट दे पा रहा है या फिर नहीं दे पा रहा है। अगर दे पा रहा है तो ठीक है, हम उसका डेवलपमेंट करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, और अगर नहीं दे पा रहा तो उसके लिए हम
आगे का प्लान करेंगे कि कहाँ पर कौन सा गैप्स है, तो उसको हम मतलब फुलफ़िल करेंगे। तो ये होता है करियर डेवलपमेंट। अब देखो सक्सेशन प्लानिंग, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ सक्सेशन प्लानिंग, मैंने आप लोगों को कई बार बताया भी है। तो सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या होता है, हम अपनी कंपनी में जो एक HR मैनेजर होता है वो क्या करता है, HR पर्सन जो होता है वो क्या करता है कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ ऐसा प्लान करता है जिससे कि वो केवल एक एम्प्लॉय बन के ना रह जाए, वो एक बेस्ट क्या बने, लीडर बने, LEADER, है ना, लीडर बन सके। वो अपनी कंपनी में कुछ इस तरीके का प्लान करता है कि वो केवल एक एम्प्लॉय बने नहीं, केवल उसके ऊपर वो लीडर भी बन सकें, एक तरीके के लीडर जो लोगों को लीड करें, जो दूसरे लोगों को सिखाएं। तो उस तरीके की सक्सेशन प्लानिंग करना। तो सक्सेशन प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज़ टू फिल key roles within an organization in the future, ensuring continually यहाँ पर एंड इफेक्टिवली लीडरशिप ट्रांजिशन। यानी यहाँ पर क्या चीज़ बताई गई है कि आपकी कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि एक तरीके का ऐसा प्रोसेस जिसमें आपकी कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ के लिए आप कुछ ऐसा प्रिपेयर कर रहे हो या फिर डेवलप कर रहे हो जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ टू फिल की रोल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो क्या कर सकें, एक ग्रो भी कर सके अपने फ्यूचर में। इसके अलावा क्या कर सके, इंश्योरिंग यहाँ पर ये जो वर्ड है ये क्या है बताता है, ensuring continuity and effective leadership ट्रांजिशन। सो यहाँ पर मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि जो आपकी कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो एक तरीके के वो खुद में भी ग्रो करें, साथ ही साथ में यहाँ पर वो क्या करें, एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप भी बन सकें, एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप के एक ट्रांजिशन करना हमको। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होती है। इसका एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। देखो अगर नहीं समझ में आए तो देखो यहाँ पर क्या है कि पहले इसको पढ़ो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइज अ टैलेंट जूनियर मैनेजर हु डिमॉन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड टेक्निकल स्किल्स, जिसके पास में अच्छी खासी लीडरशिप और टेक्निकल स्किल्स हैं। थ्रू मेंटोरिंग, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, द ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर दिस मैनेजर टू पोटेंशियली take over as department head when the current head retires. This protective approach ensures a smooth transition and continuity in leadership without disruption to the operations। यानी कि यहाँ पर एक बहुत ही एकदम बेस्ट एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर एक बात बताई गई है। वो कोई बात बताइए कि इसमें अगर मान लो कि आपका कोई जूनियर मैनेजर है ना, जूनियर मैनेजर है, वो उसके अंदर बहुत ही अच्छा उसके अंदर एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स, उसको टेक्निकल नॉलेज है, सब तरीके की उसके अंदर मतलब एक तरीके का वो एकदम परफेक्ट पर्सन है। तो हम उसके लिए कुछ ऐसा प्लान करते हैं, उसको हम एक तरीके से ऐसा जो मैनेजर लेवल पे है, वो क्या अभी जूनियर मैनेजर है ना, वो जूनियर मैनेजर है, लेकिन उसके ऊपर जो मैनेजर है उसको हम एक तरीके से मैनेजर को क्या कर देते हैं, उसका गाइड बना देते हैं उसका, सो दैट कि वो अपने मैनेजर से बहुत सारी चीज़ों को लगातार सीखता रहे और जब उसका मैनेजर रिटायर हो जाएगा या फिर मान लो कि कहीं चला जाएगा, छोड़ देगा कंपनी को, है ना, तो उसके प्लेस में उसको हम क्या बना देंगे कि ऐसा मैनेजर के तौर पे उसको हम क्या कर देंगे, प्रमोट कर देंगे। तो इसमें किसी क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोई ऑपरेशंस में कोई भी तरीके का डिसरप्शन नहीं हो रहा है और इससे क्या हो रहा है, उसकी जो लीडरशिप स्किल्स को देखते हैं, उसकी लीडरशिप स्किल्स को और हम क्या कर रहे हैं, इन्हेंस्ड कर रहे हैं। इन्हेंस्ड करने का मतलब कि हम उसको और भी अच्छे से सिखा रहे हैं जिससे कि वो आगे चल कर के एक बेस्ट लीडर बन सके। वो केवल अपने ही काम को ही ना करे, साथ में दूसरों को सिखाए, बताए, एक बेस्ट लीडर बन सके, उनके साथ में मिलकर के काम कर सके। ठीक है, तो ये मतलब है। सो इसका नीड क्या होती है, सक्सेशन प्लानिंग की नीड क्या होती है, इसमें देखो एक वर्ड बार बार यूज़ हुआ है, कॉन्टिन्यूटी। मतलब कि यहाँ पर आपको कोई भी तरीके का यहाँ पर डिस्ट्रप्शंस देखने को नहीं मिल रहा है, कोई भी तरीके का आपको ब्रेक देखने को नहीं मिल रहा। जब मैनेजर रिटायर हो जाएगा तो उसकी जगह जूनियर मैनेजर को रख दिया जाएगा। अब अगर हम इस तरीके का प्लान नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा कि जब मैनेजर मान लो छोड़ करके भाग गया या फिर चला गया, उसके प्लेस को कवर करने वाला कोई हमारे बैकएंड में कोई है नहीं,
तो फिर क्या होगा कि फिर वहाँ पर डिस्ट्रप्शन आएगा, उस जगह ब्रेक आएगा, उस जगह गैप आ जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि ऑपरेशंस में जो चीज़ें चल रही हैं सही तरीके से, वो कहीं ना कहीं मतलब काम नहीं करेंगी, है ना। तो हमको बैकएंड में हमेशा एक पर्सन ऐसा लेकर के रखना चाहिए जो कि चीज़ों को सीखता रहे, लगातार कॉन्टिन्यू तरीके से सीखता रहे। अगर वो बाई चांस वो कभी कंपनी छोड़ करके चला जाए, रिटायर हो जाए, उसको फायर कर दिया जाए किसी भी कारणवश, तो बैकएंड में एक पर्सन होना चाहिए जो उसकी प्लेस को कर दे। तो कॉन्टिन्यूटी हो रही, इसकी नीड ये है। देन इसके अलावा यहाँ पर टैलेंट का डेवलपमेंट भी हो रहा है, उसके नीचे काम कर रहा है, उसको भी उस तरीके का चीज़ें सिखाई जा रही हैं। देन रिस्क का मिटिगेशन हो रहा है, जितने भी रिस्क हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, मिटिगेट कर रहे हैं। कि मान लो कोई पर्सन चला गया तो उसका ये क्या एक तरीके का रिस्क ही तो है, तो उसको हम कम कर पा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी है, स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट है, तो ये सभी इसके सक्सेशन प्लानिंग के नीड्स हैं। प्रोसेस इसका पूरा वही होता है। यहाँ पर क्या होता है कि सक्सेशन प्लानिंग के लिए हम क्या करते हैं कि एक तरीके के की रोल्स को देखते हैं कि कौन सा पर्सन है, कौन किसके नीचे बंदा काम कर रहा है, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। देन इसके बाद में आइडेंटिफाई सक्सेसर, यानी कि कैंडिडेट हु कुड फिल दिस की रोल्स इन द फ्यूचर, यानी हमको उस पर्सन को देखना होता है जो कि उस एरिया को, उस पर्सन के प्लेस को ले सकेगा। यानी कि यहाँ पर सपोज दैट कि कोई पर्सन है, हेड है, मान लो अपने डिपार्टमेंट का वो कोई हेड है, ठीक है। अब उस हेड का मान लो रिटायर हो गया, या फिर उसको फायर कर दिया गया, या फिर वो अपना कंपनी छोड़कर उसने कोई चेंज देख लिया, तो क्या होगा कि उसके प्लेस को कवर करने वाला कौन होना चाहिए, ये बात हमको देख करके रखनी होगी। इसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो असिस्टेंट एजीएम लेवल का बंदा हो, या कोई भी तरीके का बंदा हो, उसके अंदर हमको क्या देखना होता है कि किसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमको मतलब कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा उसके प्लेस को कवर करने के लिए। देन इसके बाद में करंट टैलेंट को देखते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें स्किल्स हैं उसके पर्सन को। मान लो कि यहाँ पर कोई एचआर हेड है और इधर मैनेजर है, एक मैनेजर है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हम उस मैनेजर की उसकी स्किल्स को देखेंगे, और स्किल्स को देखने के बाद में उसके करंट टैलेंट को एक तरीके से मैप करके उसके अंडर में रख देंगे, है ना। देन डेवलप सक्सेसर्स, यानी उसका क्या करना, डेवलपमेंट करना, उसका डेवलपमेंट ऐसा इस तरीके से करना कि वो फ्यूचर में जा कर के एचआर हेड की, अगर मतलब उसको अपने डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाए तो वो उसकी प्लेस को पूरा कर पाए। देन उसके बाद में यहाँ पर क्रिएट डेवलपमेंट, उसका मॉनिटर एंड रिव्यू करो, इम्प्लीमेंट ट्रांजेक्शन एंड उसकी इफेक्टिवनेस को इवेलुएट करो। तो दीज आर सम स्टेप्स, यू कैन नोट इट डाउन और यू कैन ऑल्सो टेक सम स्क्रीनशॉट, और इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो टेक पीडीएफ नोट्स। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगा, व्हाट्सअप नंबर, वहाँ से आकर के आप एक छोटा सा अमाउंट है ना, उसको अमाउंट को दे करके अपना पीडीएफ आपको पूरा मिल जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बैलेंस स्कोर कार्ड, जिसको आप शॉर्ट में BSC बोलते हो। तो बैलेंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस स्कोर कार्ड, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक आता है। तो डॉक्टर रॉबर्ट एंड डॉक्टर डेविड, ये दो लोग थे जिन लोगों ने इनके नामों को ध्यान रख लेना। इन लोगों ने क्या किया था, इस बैलेंस स्कोर कार्ड को डेवलप किया था। और इसकी नीड क्या है, बैलेंस स्कोर कार्ड सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। ये है बैलेंस स्कोर कार्ड, देखो इसमें 4 एरियाज़ हैं, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी। इसको आप नॉलेज या इनोवेशन भी बोल सकते हो। ये 4 एरियाज़ हैं। तो ये बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है, बैलेंस स्कोर कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो कि इंश्योर करता है परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए, परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए। तो बैलेंस स्कोर कार्ड एक तरीके का टूल है यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है टू मेज़र एंड मैनेज परफॉर्मेंस इन की एरिया सच एज फाइनेंशियल, कस्टमर्स, इंटरनल प्रोसेस एंड लर्निंग एंड ग्रोथ। मतलब कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को, कि हम यहाँ किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर 2 वर्ड लिखे हैं ना, मेज़र भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं,
कौन कौन से एरियाज़ में? फाइनेंशियल, कस्टमर्स, इंटरनल प्रोसेस एंड लर्निंग एंड ग्रोथ, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी बोल रहे हैं। तो द टर्म बैलेंस स्कोर कार्ड रिफर्स टू अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स यूज टू आइडेंटिफाई एंड इम्प्रूव वेरियस इंटरनल बिजनेस फंक्शंस एंड देयर रिजल्टिंग एक्सटर्नल आउटकम्स। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो एक्सटर्नल आउटकम्स आपको देखने को मिलते हैं। सो ये बैलेंस स्कोर कार्ड है, इसको एकदम रट लेना, अच्छे तरीके से इसको देख लेना। इसके 4 एरियाज़ होते हैं: फाइनेंशियल, कस्टमर्स, इंटरनल प्रोसेस, लर्निंग एंड इनोवेशन। तो इनको अच्छे से देख लो। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये चारों चीज़ें अच्छे से काम करेंगे ना, तो फिर कोई भी कंपनी का हम देख सकते हैं कि वो बेस्ट दे रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही है ना। तो यहाँ पर देखो, फाइनेंशियल में हम उसकी बात करते हैं तो इसका ROI की बात करते हैं कि हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, किसी भी अपने जो भी हमारे पास में रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज के ऊपर हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाउ मच वी आर गेटिंग ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन कस्टमर्स की बात कर रहे हैं तो कस्टमर्स क्या करते हैं कि अगर किसी आपकी कंपनी से सेटिस्फाई होंगे तो उसकी रेटिंग्स को देख करके, या फिर आपकी अपनी कंपनी के ब्रांड को अपने उसको देख करके आप मतलब देख सकते हो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। इंटरनल प्रोसेस, उसके अंदर के प्रोसेस किस तरीके से काम कर रहे हैं, ऑपरेशंस किस तरीके से काम कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी है ना, मेंटेनेंस, ये सभी लोग मतलब अपने अपने डिपार्टमेंट में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इंटरनल उसका प्रोसेस कितना अच्छा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। और उसके अंदर नॉलेज एंड इनोवेशन, यानी कि एम्प्लॉयज़ कितने अच्छे हैं, उसके अंदर कितने सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिनको अच्छी नॉलेज है, अच्छी समझ है। क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके एम्प्लॉयज़ नहीं अच्छे होंगे, यानी उनको कम नॉलेज होगी, या फिर वो कम मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से अच्छा फील नहीं करेंगे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। तो एम्प्लॉय की रिटेंशन को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होता है, देखना होता है कि वो कितना स्किलफुल है, वो कितना नॉलेजेबल है, उनके अंदर कितना हम डेवलपमेंट के लिए उनका प्लान कर रहे हैं। तो दीज आर 4 एरियाज़, 4 पर्सपेक्टिव इन मोर डिटेल। तो इसको आप याद कर लीजिए। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये हम यहाँ पर किसी एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम किस वजह से बात करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेज़र एंड मैनेज करने के लिए। तो अभी यहाँ पर देखो, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव हम लोगों ने देखा, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी उसके हम एम्प्लॉय टर्नओवर रेट से निकालते हैं कि हमारे कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रुकते हैं, ठहरते हैं, ठीक है। उनके अंदर हम कितना अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हम कितना ट्रेनिंग आवर के ऊपर हम ध्यान देते हैं, नंबर ऑफ पेटेंट फील्ड्स, मतलब एक तरीके का वही आप समझ सकते हो कि उनका ग्रोथ के लिए हम कितना प्लान करें। उसका नंबर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि ट्रेनिंग आवर्स, तो एक एम्प्लॉय की कितने घंटे की ट्रेनिंग्स हुई है। जब आप जाओगे ऑर्गेनाइजेशन में तब आपको ये सारी चीज़ें देखने को समझने को मिलेंगी। तो बट इसकी कुछ एक लिमिटेशंस भी हैं, इसमें कुछ एक लिमिटेशंस पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ एक कॉम्प्लेक्सिटी भी है, ठीक है, देन सब्जेक्टिविटी है, रेजिस्टेंस टू चेंज, एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये सभी कुछ चीज़ें जो इसकी लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डेट इज़ ऑनलाइन अप्रेजल। अब देखो, ऑनलाइन अप्रेजल से आप क्या समझते हो। अभी तक हम लोगों ने पोटेंशियल अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल, इन सभी के ऊपर डिस्कस किया है ना। तो ऑनलाइन अप्रेजल क्या होता है, ये हमारा एक नया टर्म है जिसमें हम क्या देखते हैं कि ऑनलाइन अप्रेजल रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल्स और इवैल्यूएशंस थ्रू डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। जैसा नाम से क्लियर हो रहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमको क्या करना होता है, अप्रेजल करना होता है किसी भी पर्सन का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस का एक तरीके का पूरा डेटा बनाते हैं, पूरा एक चिट्ठा बनाते हैं कि उसने क्या क्या पूरे साल भर में काम किया, उसने मतलब कि कहाँ पर कौन सी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाया, कौन सी नई चीज़ें करी उसने। तो उसके हिसाब से उसका हम अप्रेजल करते हैं। तो उसका यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया, मान लो कि XYZ कोई कंपनी है, यूजेस ऑनलाइन HR सिस्टम फॉर क्वार्टरली परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयज़ कंप्लीट सेल्फ असेसमेंट ऑनलाइन, यानी कि यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कंपनी को के ऊपर खुद की अपनी रेटिंग देते हैं, या उनको कोई भी फीडबैक नहीं अच्छा लगता है तो वो अपना फीडबैक भरते हैं, रिसीव फीडबैक फॉर्म, है ना।
फीडबैक फॉर्म देते हैं मैनेजर्स के ऊपर, मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट्स का फीडबैक देता है, गोल्स के ऊपर डिस्कस करा जाता है, या फिर कोई कमी है कोई कंपनी के अंदर, कोई प्रोसेस नहीं समझ में आता, उसके ऊपर फीडबैक दिया जाता है। एंड ट्रैक प्रोग्रेस डिजिटली, ये सभी चीज़ें, मतलब एक तरीके से सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, जितना भी डेटा हम करते हैं ना, क्योंकि ओवरऑल हम देखते हैं फीडबैक्स के ऊपर कोई कंपनी रन करती है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट को क्या चाहिए, फीडबैक चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ से कि उसके एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं। तो अगर मैनेजमेंट को कोई चीज़ें अच्छी लगेंगी तो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो फीडबैक देने के लिए क्या हो सकता है कि उसको या तो कागज़ आप पकड़ा दो, बट कागज़ को रखना, उठाना, मेंटेन करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इससे आप गूगल फॉर्म्स बनाओ, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स बनाओ, है ना, तो उस तरीके के सर्कुलेट कर देते हो, तो एम्प्लॉयज़ के लिए भी इजी हो जाता है, मैनेजमेंट के लिए भी इजी हो जाता है कि इजीली ट्रैक कर पाते कि एम्प्लॉय ने एक्चुअल में क्या चीज़ का इम्प्रूवमेंट चाहता है। तो इसकी एडवांटेजेस भी बहुत है। इसमें कन्वीनियंस मतलब आसानी होती है, इफ़िशियंसी होता है, इफेक्टिवनेस होता है, डेटा की आसानी से एक्सेसिबिलिटी हो जाती है, एक्यूरेट डेटा आपके पास में आता है, कॉस्ट का सेविंग होता है, पेन पेपर से आप बच जाओ, फीडबैक का टाइमलीनेस मतलब कि उसमें से आप आसानी से बिना टाइम को गंवाएं आप आसानी से फीडबैक को ले सकते हो। सो दीज आर सम एडवांटेजेस, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसमें ट्रेनिंग की नीड पड़ती है लोगों को, ज़रूरी नहीं कि आपका हर एक एम्प्लॉय जो हो वो डिजिटल वे में कंफर्टेबल हो, पुराने लोगों को सिखाना पड़ेगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं, सिक्योरिटी का कॉन्सर्न्स हो सकता है। तो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन अप्रेजल मतलब कि फीडबैक फॉर्म आपको मिलेगा और फीडबैक फॉर्म के ऊपर आप काम करोगे तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को अप्रेजल उस बेसिस पे करोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। हमारा इस तरीके से दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों का यूनिट 3 भी ख़त्म हो चुका है, यूनिट 4 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वीडियो में रिवॉर्ड सिस्टम क्या होता है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय। वीडियो दोस्तों पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। थैंक यू वंस अगेन।